Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if assertion and reason are false statements, then mark 4. Here A, that is assertion, is Hooke's law is obeyed only for small values of strain, and reason is the deformation beyond elastic limit is called plasticity. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is हुक्स लॉ. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, तो ये हमें बताता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर, सपोज हमने यहाँ पे कोई वायर कंसिडर की है, उस पे अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, और उसी डिफॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्ट्रेन के नाम से जानते हैं. तो जितना हम यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. दैट इज बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. और यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. एक हमें कांस्टेंट यहाँ पे क्वांटिटी देखने को मिलती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है. दैट इज हमें यहाँ पे अगर इनके बीच का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है. तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज हमारे पास यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जहां तक हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है दैट इज पॉइंट सी, यहाँ तक हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो होता है वो कांस्टेंट देखने को मिलता है. लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट सी हम देखते हैं कि जितना हम यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे स्ट्रेन नहीं मिल पाता है. स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है. और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन, या यहाँ पे ये हमें इलास्टिसिटी को शो करता है. इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर, सपोज कोई मटेरियल है, इस पे बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रीगेन कर लेंगे. नाउ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम यहाँ पे जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये परमानेंटली हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगी. और एक बार ये परमानेंटली सेट हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये ग्राफ होता है ये स्ट्रेट नहीं रह पाता है. यानी हमारे पास जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है. प्लास्टिक रीजन का मतलब ये होता है जो हमें डी से ई तक शो हो रहा है वहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल होता है वो एक तरीके से ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि अगर हम उस पर बाहर से फोर्स लगाएं तो उसमें यहाँ पे परमानेंटली डिफॉर्मेशन की कंडीशन आ जाती है. तो वी कैन से हियर कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी या इलास्टिक रीजन है वो छोटे से पोर्शन तक ही हमारे पास यहाँ पे ओबे करता है. हुक्स लॉ ओबे करने का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है. हम देख सकते हैं कि आफ्टर दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हुक्स लॉ इज ओबेड ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन. दिस इज ट्रू क्योंकि हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है. एंड द रीजन इज द डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. बिल्कुल ये हमारे पास जो डी से ई का रीजन है ये प्लास्टिक रीजन को यहाँ पे इंडिकेट करता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से assertion and reason are both true and reason is the correct explanation of the assertion. So option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.